सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रगलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात बोली गई यार यहाँ पर, जिद जीत की हो तो घाव भी मायने रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिंदगी में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, पर लेकिन अगर लाइफ में मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन न हो तो फिर ये लगता है कि यार वो मेहनत बेकार थी। पर लेकिन अगर कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, उस मेहनत को करने के बाद में जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी मेहनत जो है ऐसा लगने लगता है कि वसूल हो गई। यानी कि फिर कोई भी वो रातों को जग जग कर पढ़ना, वो बिना वो नहीं कहते बिना खाना खाए हुए बस ऐसे ही सो जाना, कपड़े कई कई दिनों तक नए धुए हुए पहनना, खाने का पता नहीं है कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब नहा रहे हैं, कब धो रहे हैं, वो वाला जो जोन रहता है। तो उस टाइम पर इंसान को ये लगता है कितनी बुरी जिंदगी चल रही है। पर एक बार जो चाह था वो मिल गया, उसके बाद तो भाई साहब वो दिन छूमंतर हो गए। अब तो कुछ याद नहीं है, बस उस टाइम पे वो जीत याद रहती है। तो उस जीत के लिए ही ये सारी चीजें करनी होती हैं। वो घाव सारे भर जाते हैं जो भी आप लोगों को उस टाइम पर लग रहा था कि ये सारी मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मेरा ही क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है जिंदगी में, मेरे साथ ही क्यों ये सारी चीजें हो रही है। सब चीजें साइड में हो जाती हैं, बस रह जाती है तो बस एक चीज, और वो रहती है खुशी, जिसके लिए आप लोगों ने संघर्ष किया था, आखिर वो आप लोगों ने अचीव कर ही लिया। तो वो जो खुशी महसूस करने का जो आनंद अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उससे पहले एक जिद बनानी पड़ेगी। बहुत सारे घाव मिलेंगे, वो घाव आप लोगों को आगे इसी तरीके से बढ़ने की, एक तरीके से बढ़ने से रोकते रहेंगे, पर लेकिन उन घाव पर मरहम लगाते लगाते आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये करने के लिए तैयार हो तो फिर तो आप लोगों की जिद पूरी होगी। अगर तैयार नहीं हो तो फिर भाई साहब जिद उन्हीं की पूरी होती है जो इसके लिए तैयार रहते हैं। तो वो नहीं कहते कि अगर आप लोगों ने अपने सपने खुद के पूरे नहीं किए तो दूसरों के सपने पूरे करते रह जाओगे। तो वही जिंदगी अगर आप लोगों को जीनी है तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोग करना क्या है। दो बहुत प्यारी सी डेली वीडियो आती हैं जिनको आप लोग देखकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। करंट अफेयर पर अपनी पकड़ बना सकते हैं एक शानदार, और कहीं भी डिबेट, डिस्कशन, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हर जगह आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी। बाकी आज है महाशिवरात्रि, तो अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए। कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो अपनी कंट्री के अंदर, एक अच्छा मौका होता है आप लोगों के पास में अपनी एनर्जी, अपनी जिंदगी में एक एनर्जी डालने का, अपनी जिंदगी में खुशी लाने का। तो उसको उसी तरीके से खुशी के माहौल में बनाकर सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करा करो, चाहे किसी भी रिलीजन के ना हो। बस खुशी रखनी है, अपना एंजॉय करना है। और खुशी तो यार किसी चीज में मिल जाए, बस उसको एंजॉय करो। ये चीज अगर एक बार जिंदगी में आ गई तो आप लोगों की जिंदगी की जो आधे से ज्यादा टेंशन है वो दूर हो जाएगी। और ये कब होगा? जब आप लोग ऐसे पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाई करनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में वीडियो के अंदर घुसेंगे। तो यहां से हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं आप लोगों के सामने। इस वीडियो के अंदर एक ओवरव्यू है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड किडनी डे के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोग, इसकी थीम क्या है वो कंप्लीट करनी है। 11 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरेस्टिंग क्या है, किडनी आप लोगों की बॉडी में दो होती है, और 11 तारीख याद रख लीजिएगा इस तरीके से कि हाँ दोनों साइड में एक किडनी है। ठीक है। किडनी डे स्टीयरिंग कमेटी जो है उसके द्वारा डिसाइड किया गया कौन सा ईयर, कि वो एक तरीके से होने थे कि ये एक तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ये ईयर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। तो लिविंग वेल विद किडनी डिजीज, तो यहां पर ये बेसिकली ईयर को टाइटल देते हुए इनके द्वारा ये डिसाइड किया गया। तो कौन सा ईयर है ये आप लोगों को बताना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इसके हेड कौन है आज के डेट में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आप लोगों को बताना कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक और गड़बड़ कर दी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पूछना था, क्वेश्चन ही सामने। चलिए कोई नहीं। हमारी कंट्री के द्वारा अभी बोला गया कि वो एक कंट्री को एक्सपोर्ट करना बंद करेंगे, लगभग कॉन्ट्रैक्ट लेने बंद कर दिए। कौन सी कंट्री है? ईरान। क्यों ऐसा किया जा रहा है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, इस दिक्कत के चलते ये दिक्कत अभी सामने निकल कर आई है। ईरान के द्वारा अपनी जो रियाल करेंसी है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आप लोगों से पूछा भी गया था, शायद जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हुआ था उसमें एक बच्चा बता रहा था कि सर क्वेश्चन पूछे गए कई सारे जो आपने पढ़ाए थे, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया और वहां पर शायद कैपिटल भी पूछी गई थी। ठीक है, जो आप लोगों को मैप में बहुत बार दिखा चुका हूं, फिर से दिखाऊंगा। तो बोला था कि सर कई बार तो पेपर ऐसा लगता है कि हमने ही बनाए हैं। देखिए जब आप लोग मेहनत अच्छे लेवल पर कर देते हैं ना आप लोग, तो वो हर चाहे किसी भी चीज में क्यों ना करें, चाहे आप लोग बॉडी बनाने में कर लीजिए, चाहे अपने आप को पढ़ाने में कर लीजिए, किसी भी चीज में करेंगे, अपने बिजनेस में कर लीजिए, अपनी पढ़ाई में कर लीजिए, अपनी जॉब को अचीव करने में कर लीजिए, तो देखिए वो रंग तो दिखाती है। तो मेहनत एक ऐसी चीज है जो रंग जरूर दिखाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को बताना है कौन सी करेंसी है जिनकी इन्होंने अभी जिसके ऊपर फोकस देने की बात की है, इसको हटाकर। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको डीआरडीओ बोलते हैं। हमारी कंट्री में डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करता है वो मैक्सिमम डीआरडीओ करता है। इसके द्वारा एक टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट किया गया जिसका नाम है एसएफडीआर। एसएफडीआर जो है काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, और जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मजा आएगा सुनने में। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में लेटेस्ट रिपोर्ट जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग वुमेन लाइवलीहुड इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, यानी कि जो वुमेन है उसको पेंडेमिक के टाइम में यहां पर प्रोटेक्ट करना है। तो इसके चलते
टेम्परेरी बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा लाया गया है, जो कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करेगा। तो टेम्परेरी बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलर किसके लिए है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर किसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। हालांकि क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं ऑलरेडी आगे चलते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके बारे में बात की जा रही है। तो इनसे रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, ये आप लोग को बताना है। तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे से जानेंगे, बहुत सारी नई और एक्स्ट्रा चीजें भी जानेंगे। तो आइए आज की जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करते हैं। तो अपने गोल को पाने के लिए जिद है कि नहीं होने कहते हाउ इज द जोश, तो जोश कैसा है बताओ जरूर। अपना जोश जो है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए, तभी आप लोग अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। और देखिए सुबह सुबह अगर जोश हाई होगे ना तो कोई भी गोल अचीव कर लोगे यार, पूरा दिन होने कहते मक्खन मलाई की तरीके से जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे एंजॉय करना है। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं, बात की जा रही है वर्ल्ड किडनी डे के बारे में। तो 11 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके किडनी के बारे में। किडनी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी होती हैं, कई बार लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं, तो उसके बारे में जाने। तो अब की बार जो है ये 11 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप लोग बोलोगे सर 11 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली वर्ल्ड किडनी डे जो है ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है, ये सेकंड थर्सडे। तो अब की बार जो थर्सडे है वो कब है यहाँ पर, ये जो सेकंड थर्सडे जो मार्च का कब पड़ रहा है, तो ये 11 तारीख को पड़ रहा है। इससे पहला कब था, 4 तारीख को था। अगला कब आएगा, 18 तारीख को आएगा। तो ये ना पहले की बात कर रहा है, ना तीसरे की, ना चौथे की, ये सेकंड थर्सडे की बात कर रहा है। तो ये कब है, ये है यहाँ पर 11 तारीख को, ठीक है। तो इसीलिए अब की बार जो वर्ल्ड किडनी डे है वो 11 तारीख को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, किडनी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए ताकि जो भी इस तरीके से जो बीमारी है, तो फॉर बात कीजिए फ्रॉम प्रिवेंशन टू द डिटेंशन, एक तरीके से प्रिवेंस करना है और एक तरीके से डिटेक्ट करना है। एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर, देखिए कई सारे लोगों को ना अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती अगर कोई वो काम करते हैं, तो अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए केयर के पॉइंट ऑफ से। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो किडनी की हेल्थ हर एक पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, एवरीवेयर और एक एवरीवन के लिए। और एक एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, यानी कि चीजें हैं तो ऊपर लेकिन वो मिल नहीं पा रही हैं लोगों को, ठीक है। खाना है तो ऊपर लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। उनके पास से पैसा भी है पर लेकिन वहां तक आप लोग पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। खाना तमिलनाडु में रखा है, आप लोग रहते हैं कहां पर, आप लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या फायदा हो गया उसका। तो इस तरीके से समझिए। और एक बात ऐसी होती है अफोर्डेबल, खाना है भी पर लेकिन वो इतना महंगा है कि उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तो एक्सेसिबल भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो ये A3 का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग खाने पे भी लगा सकते हैं, आप लोग दवाइयों पे भी लगा सकते हैं, अब बहुत सारी चीजों पे आप लोग एजुकेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर लिखने के लिए आता है तो A3 का कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड किडनी डे स्टीयरिंग जो कमेटी है उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया 2021 को, 2021 जो कि अभी ये नया नया साल स्टार्ट हुआ है, तो तीसरा महीना चल रहा है अभी यहाँ पर, अभी आप लोगों के सामने। तो आज 11 तारीख है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो लिविंग वेल विद किडनी डिसीज, तो किडनी डिसीज के साथ में कैसे आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और कैसे इनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये बातें यहां पर बतानी है। पहले कुछ शॉर्ट न्यूज है, इनके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं, काफी प्यारी प्यारी न्यूज है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और यहाँ पर देखिए, कई बार बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं कि सर कई बार ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वीडियो आएगी या नहीं आएगी। यार ये बात की तो गारंटी देता हूं कि वीडियो आएगी, कभी भी मॉर्निंग में उठना जो है आप लोग का बेकार नहीं होगा। जिन्होंने आदत बना ली है 4 बजे उठने की, उनको गारंटी देता हूं कि 4 बजे वीडियो आएगी ही आएगी। अगर कोई ऐसी कंडीशन बन गई है कि आज 4 बजे वीडियो नहीं आ रही है, कोई भी ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो उसके बारे में मैं पहले आप लोगों को शाम को बता दूंगा। आप लोगों को सुबह उठकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोग उठ गए और आप लोगों को वीडियो नहीं मिली है, ठीक है। तो ये आप लोग इसके लिए श्योर रहिए। अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों का जो लाइव जो प्रीमियर देखते हो वो नहीं दिखता आप लोगों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार ऐसा होता है भूल जाता हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रीमियर लगाना भूल जाता हूं, पर वीडियो जो है वो आप लोगों को टाइम पर ही आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगी। 4 बजे अगर बोल रखा है तो बोल रखा है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि वीडियो नहीं आएगी। हाँ, अगर किस दिन ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कंडीशन बन गई, तो पहले आप लोगों को शाम को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई साहब सुबह ऐसी कोई कंडीशन बन गई है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, अपना शेड्यूल पूरा बनाकर बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से अपने दिन को स्टार्ट कीजिए। और बहुत सारे बच्चे फिर से उठना स्टार्ट हो गए तो अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से उठते रहिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर जो बात की जा रही है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। 6 ऐसे देश हैं जिनको हमारी कंट्री के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक अवसर दिया गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है उसमें जो फैसिलिटी में यहां पर इनको जगह दी जाएगी। सिलेक्टेड बेस पर यहां पर रिसर्च जो एक्सपीरियंस है, जो एकेडमिक मेरिट है, जो एक तरीके से पब्लिकेशन है, उसके रिकॉर्ड के बेस पर यहां पर इंडियन साइंस एंड जो रिसर्च फेलोशिप जो है उसके तहत यहां पर रिकमेंड किया गया। तो ये कौन कौन से यहां पर जो 6 कंट्री है, तो हमारे पड़ोसी देश हैं और मैक्सिमम वो देश हैं जो कि मोर और लेस हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर भी टच करते हैं, ठीक है। जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसी के साथ में भूटान हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया और श्रीलंका हो गया। तो ये वो कंट्री हैं जिनको यहां पर हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और थाईलैंड भी हो गया, ठीक है। तो ये कई सारी कंट्री हैं यहां पर। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप लोग देखिए कि इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो यहां पर ऐसा है कि देखिए, अगर देखोगे ध्यान से एक बात इंपॉर्टेंट,
कि आप लोगों को यहाँ पर देखने में कई सारी कंट्री लग रही है, पर लेकिन यहाँ पर 6 लिखा गया। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह कि ये जो लॉन्च किया गया था उस टाइम पर यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इन कंट्री को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही थी, पर फिलहाल जो है यहाँ पर ये बेसिकली 6 कंट्री को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको नहीं कहते कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलना है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ये इंडियन साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि रिकमेंड किया जाता है ताकि हमारी कंट्री के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात की जा सके। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट किया गया था 2015 से, तो ऐसा नहीं है अब की बार ये कोई नई चीज आई है। तो अगर कहीं कुछ देखने के लिए मिले तो कंफ्यूज मत होना। ये इंटरेस्टिंग न्यूज है, परेश रावल साहब है हमारी कंट्री में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो हेड है आज के डेट में। अभी ये बात की जा रही है कि इसको हम लोग नेशनल जो इंपोर्टेंस का टैग दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि देश के लिए जो काफी कहते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी कैटेगरी में यहां पर इसको लाने की बात की जा रही है। इसका जो कैंपस है वो दिल्ली के अंदर में है और चेयरपर्सन है जो यहां पर वो है परेश रावल साहब। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये अगर आप लोगों से पूछे कि ये क्रिएट किसके द्वारा किया गया था यहां पर ये, और आज के डेट में किसके अंदर आता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर देखा जाए तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर के अंडर देखने को मिलेगी, पर अपने काम धंधे जो भी करती है उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करता है कि हाँ तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो। सेटअप तो की गई थी ये 1959 में 1959 में जो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा, पर लेकिन आगे चल के ये आजाद हो गई, इसको लगा कि संगीत नाटक अकादमी से अलग होकर इसको इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, तो 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसको आजाद कर दिया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना स्टार्ट कर गई फिर। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ आइडिया रखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और 1971 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसकी जो सब्सिडरी है इसकी कंपनी इसको बोलते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, तो ये इसी के अंडर आती है और लोकेशन कहां पर इन सब की, ये है दिल्ली के अंदर में। इसी के साथ में अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो मिनिस्टर हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। तो हमारी कंट्री में जो भी कल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ये मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, तो ये आइडिया रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है, हमारी कंट्री के नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो कौन है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को हीमैन भी बोला जाता है नॉर्मली, तो हमारी कंट्री के कौन है यहाँ पर, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ नाइजीरिया के द्वारा विजिट किया जा रहा है इंडिया के अंदर में, और ये फर्स्ट स्ट्रेटेजिक और काउंटर टेररिज्म डायलॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों से पूछे कभी अभी कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसके साथ में पहला स्ट्रेटेजिक और काउंटर टेररिज्म, स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें तो आप लोग सोचिए कि मिलिट्री के बारे में कुछ ना कुछ बात की जा रही है, और काउंटर टेररिज्म यानी कि जो आतंकवाद है उसको एक तरीके से रोकने के लिए उसके ऊपर यहां पर बात करेंगे हमारी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इसी के साथ में जो नाइजीरिया है उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और आइए आप लोगों को नाइजीरिया लेके चलता हूं, अपनी कंट्री है यहां पर लोकेशन आप लोग देखिए, और नाइजीरिया जब आप लोग देखेंगे तो इसको जूम करेंगे हम लोग, तो यहां पर एग्जैक्ट आप लोगों के सामने ये आ गया नाइजीरिया। ठीक है, तो ये हो गया नाइजीरिया, ऊपर है नाइजर, इधर हो गया चैड, तो इस तरीके से याद रखिए। कैमरून हो गया नीचे, चैड भी बोलते हैं इसको कई बार, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा ऊपर नीचे कई बार रहती है इस तरीके से कि कोई सी कंट्री को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को दिक्कत लगती है तो गूगल ट्रांसलेटर में जाकर एक बार सर्च कर लीजिए, कोई भी चीज ऐसी इसमें डाउट लगता है तो उसको एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए। तो नाइजीरिया के बारे में हम लोगों ने देखा, तो नाइजीरिया और इंडिया ये फर्स्ट स्ट्रेटेजिक काउंटर जो टेररिज्म डायलॉग है वो देखने को मिलेगा, और पहला है तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो क्लोजली मिलकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ में कि कैसे शांति बनाकर रखी जा सकती है, और एक दूसरे के साथ में समझेंगे कि एक तरीके से जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, किसी पर्टिकुलर एरिया में लेकर एक्सट्रीम चले जाना कि हाँ बस ऐसा ही होना है, और उसको लेकर पूरी कंट्री के ऊपर थोप देना। रेडिकलाइज एक तरीके से रेडिकलाइजेशन जो होता है एक तरीके एक किसी पर्टिकुलर इसने सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर चीजें इस तरीके से सोसाइटी में काफी ज्यादा एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पर बस अपना दबदबा चला रहे हैं, तो एक तरीके से ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है सोसाइटी में सुख और शांति छीन लेती हैं। और इनके अगर आप लोग हिंदी के शब्द देखना चाहते हैं, टेररिज्म तो आतंकवाद हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया अतिवाद, और रेडिकलाइजेशन को बोलेंगे एक तरीके से क्या बोलेंगे, कट्टरता, कट्टरपंथी नहीं कहते, कट्टरपंथी ग्रुप हो गया, ये तो वो वाली चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर इनके बारे में जो बात की जाती है कि कैसे टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे, और खासकर मिलकर दोनों कंट्री यहां पर काम करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उनके बारे में बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, और इसी के साथ में जो स्वीडन के यहां पर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है यहां पर H.E. स्टीफन लोवेन। ठीक है, तो ये वर्चुअल समिट इनके द्वारा की गई दोनों के साथ में मिलकर कि किस तरीके से म्यूचुअल इंटरेस्ट पर दोनों काम कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है यहां पर 2018 में स्वीडन की विजिट पर यहां पर गए थे, तो उसके चलते यहां पर इंडिया और जो नॉर्मेडिक समिट है उसमें यहां पर जब विजिट किया
जाएगी यहाँ पर, तो उसके चलते चीजों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री के द्वारा जो यहाँ पर इनके जो मैजेस्टी यानी कि किंग और क्वीन है यहाँ पर, उनके साथ में भी यहाँ पर एक तरीके से जो इंडिया विजिट की गई थी उनके द्वारा, तो इस तरीके से काफी अच्छे रिलेशन पर हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो ज्वाइंट एक्शन प्लान और ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप में दोनों कंट्री मिलकर काम कर रहे हैं और एग्री हुए थे दोनों 2018 में कि हाँ ऐसा हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो एक तरीके से जो इनके द्वारा एक दूसरे के साथ में वो नहीं कहते कि बोला गया था कि ये काम हम लोग करेंगे एक दूसरे के साथ में मिलकर, जो प्रॉमिस किया था, तो इसको फॉलो कर रहे हैं। स्वीडन की एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अपनी कंट्री यहां पर है, इधर देखिए, और इधर आप लोग स्वीडन जब जाएंगे तो थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा स्वीडन, ठीक है। यहां पर स्वीडन हो गया, ये नॉर्वे हो गया, ये हो गया फिनलैंड, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन जरूर देखा कीजिए, जो भी कंट्री आ रही है मैप ऐसे याद होगा। अगर आप लोग मैप को याद करना चाहते हैं तो ये आदत बना लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी नाइजीरिया के बारे में बात की तो नाइजीरिया अबूजा, एग्जैक्ट आप लोग देखते हैं नाइजीरिया की कैपिटल हो गई अबूजा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और नाइजीरियन जो नायरा है ये इसकी करेंसी है, अबूजा कैपिटल हो गई। प्रेसिडेंट है यहाँ पर, ये है मोहम्मदू बुहारी, एम बुहारी के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसके प्रेसिडेंट हैं। नाइजीरिया के बारे में बात की। इसी के साथ में अगर स्वीडन के बारे में बात करें तो ये स्वीडन है आप लोगों के सामने, स्टॉकहोम इसकी कैपिटल आप लोग यहां पर देखते हैं, बाल्टिक सी के साथ में कनेक्टेड है यहां पर। उसी के साथ में जो स्वीडे ये इसकी नहीं करेंसी यहां पर है स्वीडिश कोरोना, ठीक है। तो यहां पर इसको स्वीडिश या फिर स्वीडे के नाम से भी आप लोग बोलते हैं। यहां पर स्वीडिश जो बेसिकली कोरोना है कोरोना नहीं कोरोना, ठीक है, कोरोना तो ऐसे मत देखना, ठीक है। चलिए सही है, स्वीडन से साथ में कनेक्ट कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा, जैसे भी कर सकते हैं आप लोग, ओके। तो ये इसके बारे में है, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। इस न्यूज को मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले आप लोग देखिए ईरान है कहां पर, मैंने आप लोगों को बताया भी है, ईरान यहां पर हो गया ये एग्जैक्ट। और इसके मैंने आप लोगों को बोला भी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में जो कंट्री आती है उसका नाम आप लोग बताइए। तो उसका नाम है ईरान, ठीक है। ईरान नाम याद रखिएगा। पड़ोसी देश कौन कौन टच करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये है यहाँ पर अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्की, और यहाँ पर हो गया इराक। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं जो इसका बॉर्डर टच करते हैं। अब यहाँ पर इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारी कंट्री के द्वारा ईरान से कुछ भी चीजें जो हैं वो खरीदने से अभी कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दिया है। उसका सीधा सीधा रीजन ये बताया जा रहा है क्योंकि हमारी कंट्री के जो आज के डेट में हमारी कंट्री के जो बेसिकली हमारी कंट्री की जो मनी है ईरान के अंदर खत्म हो गई है। इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा देखें यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमारी कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री से यहाँ पर ये अपनी कंट्री का मैप आप लोगों को थोड़ा सा दिखेगा यहाँ को, इधर को, ठीक है। हमारी कंट्री ने कोई सामान यहाँ पर दिया ईरान के अंदर में, ठीक है। तो ईरान के जो करेंसी है, ईरान की करेंसी, हमारी करेंसी, और दोनों एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होगी। अगर ईरान हमसे खरीद कर लेके जाता है मान लीजिए आम, ठीक है, मैंगो, ठीक है, तो ईरान क्या करेगा, हमारे यहाँ से 2 किलो आम खरीद के ले गया, तो 2 किलो आम के उसने हमको पैसे दे दिए मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है। तो हमारे पास में जो है बेसिकली एक तरीके से क्या हो गया, हमारे पास में ईरान की करेंसी आ गई क्योंकि ईरान ने हमसे आम खरीदे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदा तो हम लोगों ने अपनी करेंसी ईरान को दे दी, ईरान के पास में रुपी चली गई। अब ईरान के पास में रुपी चली गई है तो ईरान ये जो रुपए इसके पास में चले गए ये हमसे कोरोना वायरस की दवाई खरीदने के लिए यूज करेगा कि हाँ इंडिया को उसकी करेंसी देंगे, कोरोना वायरस की दवाई उससे खरीदेंगे। तो यहां से आप लोग ये समझ सकते हैं कि जब रुपी का एक्सचेंज जो होता है वो अपनी ही करेंसी में होता है, तो एक तो ये तरीका है, दूसरा होता है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हार्ड करेंसी है, ठीक है, उनको यूज कर लेना। पर लेकिन यूएसए ने ये प्रतिबंध लगा दिया कि जो भी ईरान के साथ में रिलेशन रखेगा वो हमारी करेंसी यानी कि वो यूएसए का जो डॉलर है वो उसको यूज नहीं करेगा। यूएसए ने प्रतिबंध लगा दिया। जब यूएसए ने प्रतिबंध लगाया तो ईरान जो है वो लोकल करेंसी में व्यापार करने लगा, जिस भी कंट्री के साथ में जाता तो व्यापार करता, और कई जगह तो इसने बार्टर सिस्टम भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। बार्टर सिस्टम मतलब क्या है कि मैं तुमको ऑयल दूंगा, तुम मुझे गेहूं और चावल दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से भी इनके द्वारा काम किए गए। तो ये जो प्रतिबंध हमारे ऊपर और ये ईरान के ऊपर लगाए गए, तो इसके चलते हमारी कंट्री का जो रिजर्व है वो ईरान के पास में नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। हम लोग ईरान से तेल खरीद रहे थे, उसको रुपी दे रहे थे, तो रुपी को यूज करके वो हमसे कुछ प्रोडक्ट खरीद ले रहा था। तो हमारा जो इस तरीके से जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा कम हो गया। तो अभी फिलहाल जो है ईरान जो है आज की डेट में यहाँ पर काफी लो लेवल पर हमारे साथ में काम कर रहे हैं, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप थे। अब डोनाल्ड ट्रंप गए और जो बाइडेन आए, ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जाएगा, तो अब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी। हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उसके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि ईरान इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व, इंडिया इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन ये फरजाद बी जो गैस फील्ड प्रोजेक्ट है ईरान के अंदर। तो ये कई सारे ऐसे प्रेशर बनाए गए जिसके चलते हमारा प्रेशर कुकर फट गया और हम लोगों ने ईरान के साथ में व्यापार करना बंद कर दिया। तो ये जो अनसर्टेनिटी यहां पर बनी है उसके चलते कि यूएसए ने सैंक्शन लगाए और वो सारी कंडीशन यहां पर बन गई, तो ईरान की करेंसी काफी ज्यादा बर्बाद हो गई। तो ईरान की जो नॉर्मल करेंसी थी रियाल, उसने वहां से उसको हटाकर उसने
टोमन अपनी एक नई करेंसी यहां पर एक तरीके से वो नहीं कहते रीडिनोमिनेशन के साथ में, यानी कि इसी को घटाकर इसने ये वाली करेंसी बना ली कि अब से हम लोग ये यूज करेंगे, क्योंकि इसकी खस्ता हालत हो चुकी थी इस करेंसी की यूएसए के सैंक्शन की वजह से। तो ये कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। हमारी कंट्री और ईरान के साथ में जब रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो दो बैंक हैं, एक तो है यूको बैंक और दूसरा है आईडीबीआई बैंक। ये दो बैंक हैं, इनको ऑथराइजेशन दे रखा है कि आप लोग यहां पर किस तरीके से इसके साथ में व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए ने तो सैंक्शन लगा दिया कि डॉलर यूज मत करना, तो अब रुपये में काम चलने लगा। पर लेकिन इंडिया के द्वारा क्या किया गया, काफी लार्ज स्केल पर जो ईरान का तेल था वो खरीदना बंद कर दिया। आप लोग देखिए 2020 में अगर बात करें, यहां पर 2020 में काफी लार्ज स्केल पर चीजें कम हुई और 2021 में और भी कम होती जा रही हैं, यानी कि 2.2 बिलियन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 42% कम हो गया अगर बात करें ईरान के साथ में व्यापार। इसी के साथ में अगर बात करेंगे, जो अगर पहले ये है अभी 21 में ये बोला जा रहा है कि और भी ज्यादा कम होता जा रहा है, ये लगभग 100 मिलियन पर आ गया। पहले बिलियन में था, अब मिलियन में आ गया, इनके और ज्यादा आधा हो गया लगभग यहां पर, ऐसी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके चलते ईरान के पास में रुपये बच नहीं रहे, तो ईरान हमसे कुछ भी खरीद नहीं पा रहा है, हम लोग ईरान को कुछ भी दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास से पैसा नहीं है। तो इस तरीके से कंडीशन जो है वो खराब चल रही है, और इसी के चलते ईरान का बहुत सारा पैसा जो है आज के डेट में वो यहां पर कहीं ना कहीं कई सारी कंट्री में जहां जहां इन्होंने पहले तेल बेचा था वहां पर अटका पड़ा है, क्योंकि वो डॉलर में पेमेंट करते थे। ठीक है, तो डॉलर में पेमेंट करते थे और इसी के चलते यहां पर उनके पास में आज के डेट में करेंसी जो है वो नहीं बच गई है। ठीक है, तो ये कुछ बातें इसके बारे में। बाकी कुछ और बातें अगर बात करना चाहते हैं इंटरेस्टिंग, जो आप लोगों से आंसर राइटिंग में पूछी जा सकती है। ईरान का सबसे ज्यादा व्यापार जो अच्छे लेवल पर आज के डेट में हो रहा है वो हो रहा है चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना तो डरता नहीं है यूएसए से, वो उसके सैंक्शन को मानते नहीं है। तो 400 बिलियन की डील है लगभग आज की डेट में चाइना की और ईरान के बीच में। तो इसके चलते बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वहां पर ईरान जो है दबाकर काम कर रहे हैं हर एक लेवल पर, ये चाइना दबाकर काम कर रहा है हर एक लेवल पर। तो इसके चलते हम लोग को समझना पड़ेगा कि बैलेंस कैसे बनाना है। इंडिया की अगर एंट्री चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर तो ईरान से होकर जाएगी, तो ईरान के आप लोग अच्छे दोस्त हैं नहीं, तो कैसे अफगानिस्तान में एंट्री करने की कैसे शांति रख पाएंगे। इसी के साथ में इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि यहां पर एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ये भी एक तरीके से कई बार ऐसी चीज होती है ना, देखिए अगर कोई एक चीज डिसरप्ट होती है तो कई सारी चीजें डिसरप्ट हो जाती हैं। ये आप लोग देखिए, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यहां पर अगर इसको देखेगा, ये इंडिया के मुंबई से यहां पर स्टार्ट हो गए, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला ईरान से होते हुए इधर यहां पर अजरबैजान, इधर से होते हुए यहां पर ये यूरोप के अंदर से होते हुए बाल्टिक सी, नॉर्थ सी यहां पर ये हो गया। ठीक है, यहां से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यहां पर वापस आ रहा है। तो ईरान इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है इसका अभी डिसरप्शन के बारे में कोई ऐसे सिग्नल ईरान की साइड से आए नहीं है, पर लेकिन कंडीशन देखते हैं आगे क्या चलती है। तो ईरान की जो रिलेशनशिप है वो सऊदी अरेबिया के साथ में काफी खतरनाक है और इजराइल के साथ में, क्योंकि ईरान जो है वो शिया कंट्री है, शिया कम्युनिटी मुस्लिम पाए जाते हैं, और सऊदी अरेबिया में जो है वो सुन्नी कम्युनिटी मुस्लिम पाए जाते हैं। तो इसके चलते जो दोनों के बीच में जो कट्टर एक तरीके से जो रिलेशन रहते हैं, तो इंडिया जो है दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि इंडिया में दोनों ही तरीके की कम्युनिटी के हमारी कंट्री में जो कम्युनिटी है जो पाई जाती है, जिसके चलते इंडिया ये चाहता है कि दोनों के साथ में बैलेंस बना रहे। ठीक है, ये ना दिखे कि इंडिया किसकी तरफ को ज्यादा टिल्टेड है और किसकी तरफ को कम है, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। पर अब ये देखने वाली बात होगी इंडिया जो है वो कैसे बैलेंस बना पाता है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो अच्छा एक नॉर्मल कंडीशन बन सकती है। पर लेकिन ईरान के साथ में लगभग जो अराउंड 90% जो है इंपोर्ट जो है वो इस्लामिक नेशन के साथ में अगर बात करें तो ईरान से हम लोग ऑयल परचेज करते थे, उससे होता था, जो कि आज के डेट में बिल्कुल खत्म हो चुका है लगभग। तो फिर से एक नए लेवल पर हम लोग पहुंच पाएंगे। आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर ईरान के साथ में कोई पावरफुल एक गेम प्ले कर रहा है तो वो है चाइना, और इंडिया दूसरे नंबर पर आता था 2018 तक, पर लेकिन अब जो है हम लोग इससे डिस्टेंस पे हो चुके हैं। तो पूरा आर्टिकल आप लोगों को बता दिया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट ये भी पूछ लेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहां से कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है, कौन कौन सी करेंसी क्या क्या है, ईरान की कैपिटल कहां है, कौन कौन सा, तो एक ही इसमें से इतने सारे टॉपिक आप लोग के बन जाते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि ढंग से चीजों को समझा करो ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे, रटना नहीं है, कुछ भी समझना है बेसिकली। ठीक है, नेशनल न्यूज बड़ी प्यारी है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में यहां पर बात की जा रही है। 25 जो प्रोग्राम है वो हमारी कंट्री के, वो यहां पर वर्ल्ड लेवल पर उनकी रैंकिंग मिली है। ये 11वां ये एडिशन जो प्रस्तुत किया गया है यहां पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के चलते। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा तो देखिए है क्या बेसिकली, इसमें कई तरीके की रैंकिंग तैयार की जाती है। एक तो ओवरऑल रैंकिंग तैयार करते हैं और फिर अलग अलग ब्रांच की भी रैंकिंग तैयार की जाती है। तो अभी यहां पर जो सब्जेक्ट है बेसिकली उसके बारे में हम लोग बात करें। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हमारी कंट्री में जो सबसे टॉप पर है, ये हमारी कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में तो 49 यानी कि 100 पोजीशन पर है। उसके अंदर 3 इंस्टीट्यूट हमारे, आईआईटी बॉम्बे है टेक्नोलॉजी के अंदर 49 नंबर पर, 54 नंबर पर है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास ये है 94 पोजीशन पर। तो ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। टॉप पर है यहाँ पर एमआईटी जो मैसेच्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट फोर्ड जो है यूएसए का, और कैम्ब्रिज जो यूके का है ये टॉप 3 नंबर पर है।
इसी के चलते नेचुरल साइंस में अगर बात करिए, हमारी कंट्री का जो आईएससी बेंगलुरु है वो 92 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंस में हमारी कंट्री अंडर 100 के बारे में बात की जा रही है। तो कई सारे इंस्टीट्यूट हमारे यहां पर निकल कर आए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बात जो की जा रही है यहां पर, ये रैंकिंग है, इसको क्यूएस रैंकिंग बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है क्वेकर्ली साइमंड्स, ठीक है। तो यहां पर ग्लोबल लेवल पर अगर बात कीजिए, यहां पर जो बेसिकली ग्लोबल कैरियर और एजुकेशन के फील्ड में यहां पर ये जो प्रोफेशनल है उनको चेक करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट जो देखने को मिलता है उसको फोकस देकर चलते हैं। तो ये जो रैंकिंग है कलेक्ट करती है बहुत सारा डेटा, जो इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ कैसी है, और ये जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटी लेवल पर यहां पर बात बताती है। तो ग्लोबल ओवरऑल और सब्जेक्ट की रैंकिंग के बारे में बात करती है। तो अभी यहां पर अगर ओवरऑल रैंकिंग के बारे में आप लोग बात करेंगे तो ये क्या क्या चीजें कवर करती है। तो 6 एरिया है यहां पर। एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है 40%, इंप्लॉयर रेपुटेशन कैसी है 10%, फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो कैसा है 20%, साइटेशंस पर फैकल्टी कैसा है 20%, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कैसा है 5%, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो कैसा है 5%। तो टोटल मिलाकर ऐसे ये 100% डेटा इकट्ठा किया जाता है किसी पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी से है, और उसके बेस में ओवरऑल रैंकिंग तैयारी की जाती है। अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये सब्जेक्ट वाली रैंकिंग के बारे में। तो यहां पर एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, रिसर्च इंपैक्ट जैसे साइटेशन पर पेपर कितना प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च फैसिलिटी कैसी है, तो वो तैयार किया जाता है। तो ग्लोबल मैसेच्यूट जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो यूएसए के अंदर है, एमआईटी जिसको आप लोग बोलते हैं, और हार्वर्ड जो यूएसए के अंदर यहां पर टॉप परफॉर्मर है, और रसिया और चाइना के भी ये बेस्ट एवर परफॉर्मर में आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि इनके द्वारा भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहां पर दी गई है। इसी के साथ में अगर बात करें 2021 जो क्यूएस ग्लोबल परफॉर्मेंस है यहां पर, ये इसमें आज की डेट में टोटल मिलाकर 253 के करीब जो यहां पर प्रोग्राम इंक्लूड किए गए। हमारी कंट्री के लगभग 52 के करीब इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और 51 के करीब एकेडमिक डिसिप्लिन, जैसे बोला ना कि टेक्नोलॉजी में ये है, इन्वायरमेंट में ये है, तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा। तो नंबर ऑफ जो इंडियन जो यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूशन है, ये टॉप 100 में अगर आप लोग देखेगा, ये पहले इंक्रीज अब हो गए, पहले 8 थे अब 12 आ गए हैं। तो हमारे लिए खुशखबरी है। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि हमारी कंट्री की एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है। तो जो 12 यहां पर इंस्टीट्यूट आए हैं जो टॉप 100 के अंदर में, तो यहां पर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी ये यहां पर बेंगलोर हो गया, ठीक है, ये आईएससी बेंगलोर है। आईएम अहमदाबाद हो गया, जेएनयू, अन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। आप लोगों को ये बताना है क्या इनमें से किसी से आप लोग पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा जरूर कैसा माहौल है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आईआईटी मद्रास जो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में 30th पोजीशन पर है, टॉप पोजीशन पर जो हमारी कंट्री के आप लोग बोल सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की कैटेगरी बनाई गई। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस उन्हें कहते हैं काफी एमिनेंट पर्सन है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, तो उनको कुछ ना कुछ उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, तो उसके तहत उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो 20 ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री बनाए गए जिसमें 10 तो थे गवर्नमेंट के और 10 थे प्राइवेट के। तो जो गवर्नमेंट वाले थे वो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ओपी जिंदल टाइप में कोई प्राइवेट टाइप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो खासकर गवर्नमेंट वाले हैं वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस की उन्होंने वर्ल्ड क्लास लेवल पर अगर आप लोग देखेगा। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जिसको एम्स आप लोग बोलते हैं, वो ओनली इंस्टीट्यूट है टॉप 300 के अंदर जो कि लाइफ साइंस और इसी के साथ मेडिसिन में पोजीशन अपनी बना पाया। हालांकि 10 प्लेस जो है वो ड्रॉप कर गया, पहले अगर बात करें बेटर पोजीशन थी, अब बेकार हुई थोड़ी, पर लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो हमारी कंट्री की कुछ ना कुछ काउंटिंग अब आ रही है अगर टॉप 100 में आप लोग बात करें, वरना पहले पास तक भी कहीं नहीं दिखते थे। तो एक पॉजिटिव एंगल आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एक मुझे काफी तो अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। स्टेट के बारे में अगर बात करूं आप लोगों से, यहां पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड वासियों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, तो कान खोलकर उन्हें कहते सुनिएगा बिल्कुल। हालांकि आपका चीफ मिनिस्टर जो है वहां पर काफी ज्यादा उबड़ खबड़ चीजें चल रही हैं, चीफ मिनिस्टर के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है। अच्छा, एग्जैक्टली कैसा लग रहा है आप लोगों की, किस तरीके से कंडीशन चल रही है और क्या मुद्दे बन रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग तो जानते हैं लोकल एरिया में पॉलिटिक्स क्या चल रही है। तो बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया जिसका नाम है गैरिसन। तो यहाँ पर जब कैपिटल बनाने की बात की गई तो यहाँ पर यह बोला गया था कि जो देहरादून है उसको टेम्परेरी कैपिटल बनाते हैं, और गैरिसन जो है उसको एक सही लोकेशन है, सही पोजीशन है, तो उसको कैपिटल बनाएंगे। अगर आप लोग देहरादून को इसको डिफरेंस देखेगा तो काफी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 270 के करीब दोनों में डिफरेंस है। जो गैरिसन है वो आज के में एक तहसील है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और यहाँ पर देहरादून आज के में कैपिटल होगी। तो बात तो की गई थी कि इसको टेम्परेरी तौर पर रखते हैं, आगे चलकर करेंगे, पर लेकिन आगे चलकर देहरादून यहाँ पर फिक्स कैपिटल बन गई। तो काफी लंबे समय बाद अब यहाँ पर बात की जा रही है जो गैरिसन है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसको समर कैपिटल के तौर पर अभी बनाने की बात की गई उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा। तो ये टाउन जो है इसको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाया जा रहा है,
जो कि एक तरीके से यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल जो है ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, तो एक यहाँ पर गैरिसन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है। तो गैरिसन जो डिवीजन है यहाँ पर ये 4 हिली एरिया देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों से पूछे भी जा सकते हैं कई बार। एक तो हो गया अल्मोड़ा, ठीक है, एक हो गया भागेश्वर, जो कि दोनों कुमाऊं के अंदर में आते हैं। रुद्रप्रयाग और जो चमेली है ये आप लोगों को गढ़वाल वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर बात करें तो मार्च 4 जो है लास्ट ईयर यहाँ पर जो मार्च 4 जो लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था बजट सेशन के ड्यूरेशन में, जो गैरिसन टाउन है उसको एक तरह समर कैपिटल के तौर पर हम लोग आगे लेकर चलेंगे। पर लेकिन चीफ मिनिस्टर ही निकल लिए समर आने से पहले, तो अभी आगे क्या कंडीशन बनेगी वो देखने वाली बात है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। 2000 में यहाँ पर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया था। उस टाइम पर बोला गया था कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में जो गैरिसन पड़ता है एक तरीके से एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको हम लोग कैपिटल बनाएंगे। पर लेकिन सपने तो सपने होते हैं, उनको सक्सेस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इनके सपने रह गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में, तो समझते हैं क्या न्यूज है। बात की जा रही है यहां पर डोमिसाइल जो रिजर्वेशन है उसके बारे में। अभी आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में हरियाणा राज्य है, उसके द्वारा बोला गया अपने राज्य के अंदर 75% जो है प्राइवेट लोगों को जॉब दी जाएगी, बाहर वाले लोगों को जॉब नहीं दी जाएगी, बाकी 25% पे दी जाएगी। आप लोगों ने कोई एक कंपनी स्टैब्लिश की और आप लोगों को चाहिए काफी अच्छी क्वालिटी के लोग, ठीक है, तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा आगे से कि हरियाणा में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता चला उस लेवल पर जितनी चीजें आप लोगों को चाहिए अगर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे तो क्या, तो 75% जॉब और 50,000 के करीब जो बेसिकली जो लोग हैं यहाँ पर, जो 50,000 के करीब जो सैलरी है उसके नीचे ही चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर जो 10 का एम्प्लॉय है यहाँ पर 10 लोगों को रखे हुए हैं, तो अगर 10 लोगों को भी यहाँ पर रखे हुए हैं तो उस तक भी यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो एक्ट है ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि एक तो अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा ऐसी हरकतें की गई थी तो कोर्ट में मैटर चला गया कि यार ये क्या चल रहा है। एक तरीके से इक्वल जो बात की जाती है, आप लोग नॉर्मली बोलते हैं कि एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है, समझ में आता है, ठीक है, कि आप लोग एक तरीके से अपने डोमिसाइल में, हाँ इस एरिया में आप लोग एजुकेशन में काम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में इतने लोग आएंगे, पर लेकिन इंप्लॉयमेंट में तो कोर्ट ने यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं किया बेसिकली अभी, यानी कि कोर्ट नहीं चाहता कि इंप्लॉयमेंट में भी ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाए, क्योंकि रिजर्वेशन जैसी सारी चीजें जो थी वो हमारे संविधान निर्माताओं ने टेम्परेरी तौर पर स्टार्ट की गई थी, अब हम लोग उनको परमानेंट करते जा रहे हैं, तो इसके चलते कंडीशन देखने को मिलती है। हालांकि जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहा है, उनको मिलना चाहिए था ढंग से, पर लेकिन कंडीशन देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के द्वारा भी कुछ ऐसा स्टार्ट करने की बात की जा रही है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, तो उनको बेसिकली फोकस देने की बात की जा रही है। तो फंडामेंटल राइट टू जो इक्वलिटी है उसका यहां पर हनन होता है अपनी ही कंट्री में, अपनी ही कंट्री के राज्य के अंदर। अब आप लोग अगर जाते हैं तो ऐसा लग रहा है इसे वीजा लगेगा कि भाई साहब आप जॉब नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो काफी विवादास्पद एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर रिजर्वेशन जो इंप्लॉयमेंट में बात की, और वो भी प्राइवेट में। नॉर्मली तो ये होता था चलो गवर्नमेंट में है भैया चलो सर रिजर्वेशन चला है, प्राइवेट वाले में जो कि कंप्लीटली टैलेंट बेस के ऊपर काम करते हैं, उनको प्रोडक्टिव इंसान चाहिए, उनको रिजर्वेशन से मतलब नहीं है। तो ये इस तरीके से क्या इंपैक्ट डाल सकता है, तो इंटरव्यू के भी अंदर आप लोगों से क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आइडिया रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिफेंस की न्यूज के बारे में, और बड़ी ही प्यारी न्यूज है। सॉलिड फ्यूल जो यहां पर ये बेसिकली अभी आप लोगों से जब बात करूंगा इसके बारे में, तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी कि ये जो इंजन के बारे में जो आप लोगों से बात करूंगा, ये हवा को ईंधन के तौर पर यूज कर लेता है। तो ये जो इंजन है सबसे पहले तो किसके द्वारा यहां पर बनाया जा रहा है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट यहां पर, तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा यहां पर बात याद रखिएगा। तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड जो रामजेट इंजन है यहां पर ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि बेसिकली आप लोगों को क्रिटिकल रोल प्ले करेगा इसमें। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट जो टेक्नोलॉजी है यहां पर ये एक तरीके से जो रामजेट जो इंजन है यहां पर ये बेसिकली रामजेट इंजन जो प्रिंसिपल पर काम करता है, क्या करते हैं ये देखिए, इसके अंदर जो है कम फ्यूल आप लोगों को लेकर चलना होता है, क्योंकि जो एयर है ये उसी से ब्रीथिंग करता है, यानी एक तरीके से एयर को भी एज ए फ्यूल के तौर पर भी यहां पर यूज करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लेता है और उसको एक तरीके से ईंधन के तौर पर भी कई बार यूज करता है, उसको मिक्सर करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से लाइट वेट होता है, क्योंकि धरती पे से जो ईंधन लेकर जाना होता है वो काफी कम रहता है यहां पर। तो इससे क्या फायदा होगा, अगर ऐसी चीजें हम लोग आगे चलकर कर पा रहे हैं, तो डीआरडीओ अगर इस तरीके से 2017 में चीजें स्टार्ट की गई थी, 18 में सक्सेसफुल टेस्ट किया गया और 19 में भी अब यहां पर, तो डीआरडीओ जो है डिफेंस मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड क्लास लेवल पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं, ताकि कल को अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट बेचने भी लगे मार्केट में, आज के में तो हम लोग खरीद कर आते हैं, पर लेकिन कल को अगर बेचने लगे तो हम भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकें। तो स्टैब्लिश किया गया था 1948 में, जब स्टैब्लिश किया गया तो यहां पर इसको कंबाइन किया गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको TDE बोला गया ऑफ इंडियन आर्मी, और इसके साथ में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको सबको मिक्स कर यहां पर डीआरडीओ
डीआरडीओ बना, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका रिलेशन एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से, क्या आप लोगों को याद है उनका नाम, बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर रामजेट जो है मोस्ट इफिशिएंटली काम करेगा, तो दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो सुपरसोनिक और एक है यहाँ पर हाइपरसोनिक। तो इनकी स्पीड के बारे में आप लोग कुछ आइडिया है? ये पिक्चर थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में। यहाँ पर बात की जा रही है सबसोनिक के बारे में, इसी के साथ में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो बात की जा रही है जो मैक जो है 8, जो यहाँ पर बेसिकली 8 मैक से थोड़ा कम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग, या फिर 0.17 माइल पर सेकेंड। जो इसी के साथ में बात करेंगे यहाँ पर सुपरसोनिक के बारे में, तो ये मैक 1 टू मैक 5 यानी कि 0.25 माइल टू 1 माइल पर सेकेंड की स्पीड रहती है। और अगर हाइपरसोनिक के बारे में बात करें तो यहां पर ये एक तरीके से 5 मैक और उससे अबव, यानी कि 1 माइल पर सेकंड से अबव। तो सबसे कम होती है सबसोनिक, फिर सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक। तो ये जो स्पीड होती है ये आप लोग यहां पर देखते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है इसके बारे में, तो याद रखिएगा यहां पर, तो मोस्ट इफेक्टिवली ये सुपरसोनिक स्पीड है, बट दे आर नॉट इफिशिएंट एट द हाइपरसोनिक, यानी कि हाइपरसोनिक लेवल पर नहीं पहुंचेगी। साउंड की आवाज से तो ज्यादा है पर लेकिन हाइपरसोनिक लेवल पर ये नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, कई बार इनके बारे में भी आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। टेम्परेरी बेसिक इनकम के बारे में बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि लेटेस्ट जो रिपोर्ट है जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग वुमेन लाइवलीहुड्स, यानी कि वुमेन से रिलेटेड जो लाइवलीहुड है उनकी जो अर्निंग है उसके बारे में बात की जा रही है इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, यानी कि कोरोना वायरस के टाइम पर जो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो टेम्परेरी बेसिक इनकम, एक टेम्परेरी टाइप पे बेसिक इनकम होनी चाहिए अगर कोई ऐसी महामारी आती है। तो यहां पर रोड टू द जेंडर इक्वलिटी, ये जेंडर इक्वलिटी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा यहां पर ये काम किया जा रहा है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा जो है, अगर बात करें महिला और पुरुष के अंदर में, और हाँ यहां पर ये टेम्परेरी बेसिक इनकम जो है ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात करिए, जैसे हमारी जैसी कंट्री होगी जहां पर ढंग से सारी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहते हैं। वुमेन के बारे में अगर बात करें तो वुमेन जो है आज के डेट में बात की है 2.4 मोर आवर पर डे ज्यादा खर्च करती है अनपेड वर्क में, डोमेस्टिक वर्क के अंदर में, और इसी के साथ में लगभग स्पेंड करती है एवरेज 4 आवर मोर पर डे, जो बेसिकली पेड और अनपेड के बारे में बात करें कंबाइन करके, यानी कि महिलाएं जो है वो पुरुष के कंपेयर में ज्यादा काम करती है, ऐसा यहां पर बोला गया है। चाहे तो घर पे काम करने की बात करिए और चाहे जहां पर वो काम करती है वहां पर भी। पर लेकिन जब कोई महामारी आती है जैसे पेंडेमिक आ गया तो सबसे ज्यादा इनकम भी इनकी खत्म होती है और इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, लेबर मार्केट को छोड़ना भी इन्हीं को जाना पड़ता है, घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है। तो जेंडर इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कोविड-19 के चलते। तो कोविड-19 ने क्या क्या खतरनाक चीजें की हैं? एक तो अमीरों को अमीर बना दिया और गरीबों को गरीब बना दिया। इसी के साथ में जो महिलाएं थी कुछ जॉब करने बाहर निकली थी उनको फिर से घर में बैठा दिया। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खतरनाक क्रिएट हो गई। तो जो वनरेबिलिटी जो इंपोज की गई है वुमेन के ऊपर यहाँ पर, तो ये पॉलिसी और जो पॉलिटिकल डिसीजन है उससे भी देखने को मिलेगा। मान लीजिए आज की डेट में हम लोगों को जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके बारे में कोई पॉलिसी बनानी है पार्लियामेंट के अंदर, पर पार्लियामेंट में पता चला हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि जो सांसद है वो वहां पर है ही नहीं है, वुमेन महिला है ही नहीं है, तो सारे पुरुष वहां पर वो सारी चीजें बनाएंगे। अब पुरुष वहां पर कितनी सेंसिटिविटी को फील कर सकता है, तो ये सोचना है थोड़ा सा, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमेन ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को समझ सकती है। एक वुमेन जो बच्चे को जन्म देती है वही समझ सकती है कि उसमें पेन कितना होता है। अगर कोई पुरुष बोले, मेल बोले कि हाँ मैं भी फील कर सकता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता यार। इंसान ना वो बोल सकता है कि हाँ वो चीजें फील कर सकता है, पर लेकिन ये बोलने में रहता है, क्योंकि फील करना एक अलग चीज होती है, वो तब ढंग से फील हो पाता है अगर आप उस सिचुएशन से होकर गुजरे हो, तो ही आप लोग फील कर पाओगे। वो नहीं कहते कि मॉर्निंग में उठने में कितनी हिम्मत लगती है, तो जो कोई मॉर्निंग में उठ के देखता है और उस टाइम पर बैठ के पढ़ता है और अपनी एक आदत बनाता है तो उसी को फील होता है। वो कोई बोले हाँ मैंने भी उठ के देखा है 1-2 दिन, तो वो एक तरीके से उसको पता चलता है कि हाँ प्रेशर कितना पड़ता है, पर आदत बनाना वो आसान नहीं है। तो इस तरीके से अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो बच्चे को जन्म दे रही है और हम बोले कि हमें पेन फील कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। वो एक अलग ही लेवल की चीज होती है। बोलते हैं कि बच्चे को जन्म देने में एक जो माँ है वो फिर से जन्म लेती है। तो ये सारी चीजें अगर महिलाओं के लिए कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो वो पॉलिसी जो है वो अगर कोई मेल बना रहा है तो वो सही नहीं होता है। इसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, ना तो कोई ढंग से कंपनसेशन मिल पाता है और भी कई सारी दिक्कत निकल कर आती है। तो मैटरनिटी लीव के बारे में बात कर लीजिए, यूनिवर्सल हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर केयर बेनिफिट के बारे में बात कर लीजिए, इक्वल पे के बारे में बात कर लीजिए। एक काम को एक औरत कर रही है और एक काम को एक पुरुष कर रहा है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको कम सैलरी दी जाती है औरत को और पुरुष को ज्यादा सैलरी मिलती है। ये भी सिचुएशन कई बार नजर आती है, तो ये गलत है। इवन यहां पर अगर बात करें जो वुमेन है 25% आज की डेट में बात करें वो ज्यादा गरीब है। अगर बात करें यहां पर किससे, जो मेल है यानी कि महिला और ज्यादा पॉवर्टी में रहती है।
अगर आज के डेट में कंडीशन धरे, आज के डेट में आप लोग देखिए, अगर कोई वुमेन है, अगर यहां पर अकेली रह गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई किसी रीजन की वजह से, ठीक है, मान लीजिए किसी और एक्सीडेंट में कहीं जान चली गई, या कहीं अगर फौज मिलिट्री पुलिस में कहीं था इंसान, उसकी जान चली गई, या डाइवोर्स हो गया, तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है सोसाइटी में वुमेन को उस तरीके से भी। तो कई सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर यहां पर ग्लोबल जेंडर जो रेस्पॉन्स, अगर उसको आप लोग ट्रैक करेंगे तो वुमेन की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है सबसे ज्यादा खस्ता रहती है। 1 in 10 कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एड्रेसिंग जो वुमेन है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें, तो उनसे रिलेटेड अगर बात करिए तो ये काफी ज्यादा कंडीशन खराब है। यानी कि हर 10 में से एक महिला जो है वो आज की डेट में वो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रही है, प्रॉपर इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी यहां पर नहीं मिल पा रही है। अगर ये किसके द्वारा बताया गया, ये कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रेस्पॉन्स ट्रैकर के द्वारा बताया गया। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो इनिशिएटिव किसका है, यूनाइटेड नेशन और यूएन वुमेन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि जो वुमेन की जो प्रोटेक्शन है और उनकी जॉब जो है उसके बारे में बात की जाए, खासकर पेंडेमिक के टाइम पर, ठीक है। तो टेम्परेरी बेसिक इनकम जो है यहाँ पर एक तरीके से जो गरीब महिलाएं हैं उनको फोकस मिल सके। मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें ये बताया गया था कि एक वुमेन का रेप हुआ और उसको 1 लाख कंपनसेशन दिया गया, तो उसने बेचारी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इतनी गरीबी कंडीशन में जी रही थी, तो सोचा चलो कम से कम कुछ हेल्प तो मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो कोरोना वायरस जैसी कंडीशन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर सामने निकल कर आई है। मंथली जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 0.07 से लेकर 0.31 भी अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्री खर्च करते हैं यहाँ पर अपनी जो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो भी हम लोग काफी अच्छे लेवल पर लगभग 613 मिलियन जो वर्किंग एज जो वुमेन है उनके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ये बोला गया इनके इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा सा भी बढ़ाएं तो बहुत सारी चीजें हम लोग सुधार सकते हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए। इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी बोला गया कि जो यहां पर जो मैंडेट जो रिज है, यहां पर मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में यहां पर ये बातें निकल कर आ रही है कि खासकर अगर अरावली वाले रेंज के बारे में आप लोग बात करिएगा, ठीक है। अरावली जो है आप लोगों को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और इसी के साथ में कुछ पोर्शन आप लोग इसका गुजरात से भी देखने को मिलेगा। तो ये जो अरावली रेंज है वो अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैनेजमेंट की बात की जा रही है। कोई भी ऐसा रिज, कोई ऐसी चोटी होती है तो यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है, जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली के पास वाले रीजन में, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, इनर्ट वेस्ट देखने को मिल रहा है। इनर्ट वेस्ट क्या होता है, मान लीजिए घर टूटा, कोई उसमें से कंकड़ पत्थर लगा, कोई लेंटर तोड़ दिया, कोई दीवार फोड़ दी, ठीक है, तो जो ऐसा वेस्ट निकल कर आता है, खासकर ये वेस्ट ऐसा होता है, ये वैसे जहां पड़ा हुआ है नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा जैसे पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह होती है, पर लेकिन ये ऐसा रहता है डिकम्पोज या तो होता नहीं है या फिर बहुत स्लोली डिकम्पोज होता है। यानी कि जैसे एक लकड़ी का बहुत टाइट सा, कोई लकड़ी का नहीं, वो लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है कहीं पर एक, ठीक है, तो वो पड़ा रहेगा कई सालों तक, वो वहां पर ऐसे नहीं कि वो गल जाएगा, से पत्ते गल जाते हैं, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट डाल दिया आप लोगों ने, ठीक है, मेटल की कुछ चीजें डाल दी, ठीक है, कोयले के जो फाइंस मटेरियल है वो आप लोगों ने डाल दिए, तो ये सारी चीजें पड़ी रहती है। तो कुछ सारे ऐसे एरिया है जहां पर ये जो इनर्ट वेस्ट है ये काफी लार्ज स्केल पर डंप किया जा रहा है, जैसे यहां पर ये पर्टिकुलर असोला जो भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर में, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार इन चीजों को सुधारो, क्योंकि ये वैसे तो पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, पर लेकिन जो स्पेस है, यानी कि बहुत सारी कंकड़ पत्थर आप लोगों ने टूटी फूटी ईंट ले जाकर डाल दी कहीं पर एक तरीके से, तो पड़ी रहेगी, तो बहुत सारी स्पेस को बर्बाद करेगी वो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक तरीके से कोई थ्रेट तो नहीं पहुंचाती है डायरेक्ट एनिमल को, या फिर आप लोग किसी की हेल्थ को, एनिमल की हेल्थ को, एनवायरमेंट को, पर लेकिन ये बहुत सारे स्पेस यहाँ पर ले लेती है। इसके चलते यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक मूवमेंट होता है उसमें यहाँ पर ये एक नुकसान पहुंचाती नजर आती है, मूवमेंट रोकती है एक पर्टिकुलर एरिया में, और वहां पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं उग पाएंगे, ये भी आप लोग बोल सकते हैं जब एरिया घेर लेते हैं काफी ज्यादा। तो ये असोला भाटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लगभग 32.71 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ये दिल्ली का जो सदर्न वाला पोर्शन है, खासकर जो चोटी है रिज यानी कि अरावली हिल रेंज वाला रीजन, तो वहां पर देखने को मिलेगी। अराउंड 1 किलोमीटर है यहाँ पर ये असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुरुग्राम और फरीदाबाद में, जो इको सेंसिटिव जोन के अंदर भी यहां पर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है दिल्ली गवर्नमेंट को कि कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूट करे रिज मैनेजमेंट बोर्ड, ताकि एक तरीके से जो प्रोटेक्ट किया जा सके दिल्ली वाला एरिया है। और इसके चलते ऑर्डर भी दिया गया था, जब एमसी मेहता केस आया था 1987 में, तब से लेकर अब तक यहां पर ये चीजें ऐसे ही चल रही हैं। तो यहां पर दिल्ली में जो पोल्यूशन आ रहा है, ये इस तरीके की जो चोटियां हैं, ये पहाड़ियां हैं, ये एक तरीके से लंग का काम करती है। नहीं कहते कि एक तरीके से जब बोलते हैं कि ब्राजील के जो अमेजन फॉरेस्ट है वो पृथ्वी का लंग है, इसी तरीके से ये जो ग्रीन कैपिटल जो कवर है ये कहीं ना कहीं लंग की तरीके से इनको देखा जाता है, बॉडी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है पॉलिटी के बारे में, तो इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि बेसिकली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। एनआरआई के बारे में आप लोगों से यहां पर बातें करूंगा, इसको भी आप लोग समझ पाएंगे। पहले इनके बारे में समझ लीजिए। होम मिनिस्ट्री के पास में पावर होती है डिफाइन करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। पर्सन कौन हो गया, कौन कौन हो सकते हैं ये, तो बोला जा रहा है कि सिटीजन इन इंडिया जो इन इंडिया में आफ्टर 26 जनवरी 1950 का, ठीक है। तो यहां पर जो सिटीजन था तो उसके बारे में बात की जा रही है। एलिजिबल टू बिकेम द सिटीजन आफ्टर 26 जनवरी 1950, या फिर और लगा हुआ है सब में, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। या फिर जो यहां पर जो चाइल्ड और द ग्रांड चाइल्ड जो पर्सन है यहां पर वो, और दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके हिसाब से अगर फुलफिल हो पाते हैं तो इनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। एनआरआई तो नॉर्मली क्या बोलते हैं, अगर कोई हमारी कंट्री का लोग जो है 183 डेज के फाइनेंशियल ईयर में अगर उनको गिना जाए वो बाहर रह रहा है, बाहर कह रहे हैं अगर काम कर रहे हैं तो उसको नॉर्मली एनआरआई बोलते नहीं कि एनआरआई से शादी कर ली उसने, ठीक है। तो पर लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये सिटीजनशिप के बेस पर यहां पर इस तरीके की चीजें निकलकर काउंट की जाती है कि हमारी कंट्री का सिटीजन जो है ऑन या फिर आफ्टर 26 जनवरी जो है यहां पर एक तरीके से इस तरीके से यहां पर रह रहा है, तो यहां पर एक डेट डिफाइन की गई है प्रॉपर में, यहां पर डे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तीन तरीके के नॉर्मली आप लोगों को यहां पर पासपोर्ट देखने को मिलेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड आप लोगों को नजर आएगा। दूसरा यहां पर एक तरीके से बात की जा रही है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और तीसरा यहां पर पासपोर्ट जो नॉर्मली आप लोगों को मिलते हैं, इसमें लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं तो अलग अलग कलर के इस तरीके से पासपोर्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते अगर बात करें हमारी कंट्री में अभी कुछ रूल चेंज किए गए हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो जो राइट और रिस्ट्रिक्शन है यहां पर, तो ये बोला जा रहा है कि उसमें हालांकि पहले भी ऐसी चीजें देखने को आई है, ऐसा नहीं कि पहली बार ही यहां पर ये जो राइट और रिस्ट्रिक्शन यहां पर लाए जा रहे हैं, तो पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कहते कि पहले भी ऐसा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली उसमें पहले भी चेंज किए गए थे 2005 में, 2007 में, 2009 में, तो उन्हीं में कुछ चेंज किए जा रहे हैं। तो एक ब्राउजर पब्लिश किए गए यहां पर किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा नवंबर 2019 में। तो ओसीआई जो कार्ड होल्डर हैं, ठीक है, वो हमारी कंट्री में वो मल्टीपल एंट्री लाइफ टाइम वीजा ले सकते हैं कई सारे पर्पज के लिए, जैसे रिसर्च करनी है, जर्नलिज्म करना है, माउंटेनिंग करनी है, मिशनरी है, जैसे तिबल गई जमात नहीं आप लोगों ने सुना था अभी रिसेंटली मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड, तो वो सारे यहां पर ओसीआई कार्ड होल्डर आराम से काम कर सकते हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर एंजॉय कर सकते हैं अगर उनको कोई बच्चा गोद लेना है, ठीक है। इसी के साथ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उनको एक तरीके से वो बैठ सकते हैं हमारी कंट्री में, परचेज और सेल कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड और जो फार्म हाउस है वो नहीं खरीद सकते यहां पर ये, ठीक है। इसी के साथ में दूसरे डॉक्टर, लॉयर, जो आर्किटेक्ट या फिर चार्टेड अकाउंटेंट यहां पर ये भी परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कई सारे इनके पास में फायदे होते हैं। ओवरसीज जो है वो अपीयर हो सकते हैं ऑल इंडिया जो एंट्रेंस टेस्ट, जैसे नेट होता है जिसको नेट बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ज्वाइंट एंट्रेंस जो एग्जाम होता है मेंस, इसी के साथ में जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है एडवांस आईटीज के लिए। ओसीआई कार्ड होल्डर जो है नॉट एलिजिबल टू एडमिशन, सीट जो रिजर्व होती है इंडियन सिटीजन के लिए, तो इंडियन सिटीजन के लिए कोई सीट रिजर्व है तो उस पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। इसी के साथ में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो एजुकेशन फील्ड है नोट स्पेसिफाइड फिर द जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया उसमें, बाकी इसके बारे में भी बात नहीं की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन कवर नहीं किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कैसे काम करेंगे कार्ड होल्डर, ठीक है। बाकी के कई सारे जो इनके जो राइट और रिजर्व है वो इस तरीके से देखे जाते हैं, जैसे कि आप लोग नोमा बोलते हैं कि जो एनआरआई वाली कैटेगरी आती है, अपने सिटीजन के चलते भी कई सारी इनको चीजें मिल जाती हैं। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री के तरीके से ये एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि एक अलग तरीके की रेजिडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि हमारी कंट्री के ओरिजिन यानी कि अगर उनके चाचा बाबा दादा हमारी कंट्री में रहकर गए हैं, ठीक है, तो उस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि पास आकर भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकें। वोटिंग राइट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बार सबसे पहले जो ऐसा कुछ चीजें इशू की गई थी तो 2005 में इसको इशू किया गया था कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, ताकि बार बार कंट्री में आ रहे हैं उनको वीजा लेना पड़ रहा है, तो नहीं हमारी कंट्री के मूल के हैं तो क्यों वीजा ले रहे हैं बार बार, तो इस तरीके से एक नॉर्मल कंडीशन बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, आई होप कि माइंड में आप लोग क्लैरिटी आई होगी। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबसे पहले तो जोश जो है वो लास्ट तक हाई लो नहीं होना चाहिए, हाई ही रहना चाहिए, ठीक है। तो शिवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट करना अपनी। आज देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने जाना, इसके बाद में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज जो था यहाँ पर किडनी के बारे में था। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज समझी हम लोगों ने, कई सारी इंपॉर्टेंट और कुछ मैप बेस्ड चीजें भी हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में यहाँ पर बात की हम लोगों ने इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, ईरान के बारे में जाना, कई सारी चीजें, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानी। नेक्स्ट हम लोग
नेशनल न्यूज यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में जाना। इसी के साथ में स्टेट के बारे में यहाँ पर उत्तराखंड में कैपिटल को लेकर क्या इशू चल रहा है, डोमिसाइल जो रिजर्वेशन के बारे में बात की हरियाणा के बारे में, डिफेंस के बारे में हम लोगों ने बेसिकली बात की यहाँ पर ये SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल जो डिटेक्ट जो रामजेट है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ये सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक समझी। सर्वे यहाँ पर टेम्परेरी बेसिक इनकम टू द वुमेन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉलिटी के बारे में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में, इनर्ट वेस्ट के बारे में जाना कि किस तरीके से क्या इनर्ट वेस्ट होता है और क्या क्या बातें की जा रही है। और 16 भारती जो बेसिकली ये भारतीय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछे तो कंफ्यूज मत होना। तो शानदार तरीके से आप लोगों ने यहां पर लेक्चर सुना। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप लोग अच्छे से। वर्ल्ड किडनी के बारे में जाना, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। वर्ल्ड किडनी डे स्टीयरिंग कमेटी जो है कब इसको जो एक ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलेक्टेड वो ईयर कौन सा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के यहाँ पर ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, किसके अंडर में यहाँ पर ये कौन सी कंट्री के साथ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने बंद कर रहे हैं ये बताना है। ईरान के साथ में बात की जा रही है, रियाल और कौन सी एक और करेंसी के बारे में बतानी है। SFDR की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। जो बेसिकली टेम्परेरी बेसिक इनकम के बारे में जो रिपोर्ट आई है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ में किसके लिए है यहाँ पर ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। बाकी ये है आपका रिवीजन जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। नो स्मोकिंग डे जो है वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड टबैको डे जो है वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मार्च में है और 1 मई में है। थीम क्या है ये भी बतानी है। इसी के साथ में वर्ल्ड फूड वेस्ट इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल कमिटी किसके द्वारा हेड की जा रही है, जिसमें 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो इसका नाम क्या रखा गया है। कॉर्पोरेशन जो यहाँ पर मेडिसिन जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल जो कॉर्पोरेशन है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इंश्योरेंस ऑफ जो यहाँ पर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रूल ये यहाँ पर किस ईयर के हैं ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस एक्ट ये इसके बारे में बताना है। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ पर जो कि एडिशनल कोड बनाने की बात करता है पार्लियामेंट के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में जो प्रस्तुत किया गया। तो ये इसकी जो बेसिकली जो आप लोगों का जो आंसर रहते हैं उसका आप लोग स्कोर जरूर लिखा कीजिए। जैसे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 8 में से कितने आंसर आप लोगों के सही हुए, तो ये आप लोग जरूर बताया कीजिए ताकि पता रह सके यहाँ पर कि आप लोग रिवीजन कैसे कर रहे हैं और आप लोगों को भी अपना आइडिया लग सके, ठीक है। या फिर आप लोग एक डायरी में लिख लिया कीजिए या फिर नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो स्मोकिंग के बारे में बात की यहाँ 10 मार्च है और नो टबैको 31 मई, ठीक है। कमिट तो यहाँ पर बात की जाए कमिट टू क्विट, तो देखिए ये चीजें हैं जिनको क्विट कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने बात की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा हेड की जा रही है यहाँ पर, सॉरी ये तो ऊपर वाला है। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के बारे में बात की तो ये यहाँ पर इसके द्वारा रिलीज किया है फूड वेस्ट यानी कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। नाइजीरिया के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ह्यूज लेवल पर खाना बर्बाद करते हैं। हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अंडर यहाँ पर कमेटी बनाई है 75वीं आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए, और आजादी का अमृत महोत्सव इसका नाम रखा जा रहा है, ठीक है। आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं यहाँ पर इंडिया मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रूल है 2017 के, ये याद रखना। इसी के साथ में एम्प्लॉय प्रोविडेंट जो फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 का है, आर्टिकल 247 24/7 याद रख लीजिएगा आप लोग, इनके 24/7 इनके हाथ में पावर है कि स्पेशल कोड बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है जो हरदीप सिंह पुरी साहब के अंडर में आती है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। यहां तक लेक्चर देखने के लिए और खासकर जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से अपने परिवार को बढ़ाते रहिए, इसी तरीके से चीजों को आगे लेकर चलते रहिए। बाकी यहां से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, और अगर आप लोग को लगता है वीडियो डिसलाइक भी करनी है तो डिसलाइक का भी बटन होता है, डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है, पर लेकिन बताना जरूर डिसलाइक क्यों किया ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके, यानी कि फीडबैक देकर आप लोग को जरूर जाना है, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठे मिल जाती है, और अगर लेक्चर का नोटिफिकेशन भी नहीं आता तो भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।